हाँ भाई बस शांत है जाओ ना, सुनिए। देखो सुनो छोरा, कल का जो टॉपिक था ना अपना, वो था यूकैरियोट्स में अनुलेखन, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में जो अनुलेखन है वहाँ में दो जटिलताएं, वो कल आपने देख लिया था, ठीक है। अब सुनिए नेक्स्ट, आज का जो टॉपिक है वो है आनुवांशिक कूट या आनुवांशिक कोड, जिसको आप बोलते हैं जेनेटिक कोड, ठीक है। तो जेनेटिक कोड वाला जो टॉपिक है ना, ये 2 नंबर का आपके लिए आएगा। जेनेटिक कोड से या तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का, और या आता है 2 नंबर का, ठीक है। एक बार सुनिए, मतलब ये 6 नंबर का चैप्टर है, तो अधिकांश से तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन और 2 नंबर का एक क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक है। लेकिन कई बार एक क्वेश्चन तो 4 नंबर का आता है और 2 क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर के। इस प्रकार ये 6 नंबर का होता है चैप्टर आपका, ठीक है। तो आनुवांशिक कूट जो है, आनुवांशिक कोड जो आज का टॉपिक है, वो या तो 2 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आता है, या उसमें से कोई एक पॉइंट 1 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आता है ना, देखेंगे उसको। सुनिए, जेनेटिक कोड, ठीक है। आनुवांशिक कोड होता क्या है, जरा ध्यान सुनिए। मान लीजिए यह कोई एमआरएनए की श्रृंखला है, एमआरएनए, या आप इसको डीएनए की श्रृंखला मान लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो डीएनए की श्रृंखला पर जो नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम होता है, जैसे ये नाइट्रोजन क्षार हैं, ये नाइट्रोजन क्षार होते हैं ना, तो मान लीजिए डीएनए की श्रृंखला है। इस डीएनए की श्रृंखला पर जो नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम होता है, जैसे ये रहे न्यूक्लियोटाइड है ना, इनको न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं ना हम, और नाइट्रोजन क्षार भी बोल सकते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में एक ही नाइट्रोजन क्षार तो होता है, एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजन क्षार होता है ना, तो मैं इसको न्यूक्लियोटाइड भी तो बोल सकता हूँ। अरे टोटल एक न्यूक्लियोटाइड है, ये यहाँ से यहाँ तक है ना, ऐसे, इसको मैं नाइट्रोजन क्षार भी बोल सकता हूँ। तो ये पूरा नाइट्रोजन क्षार का एक सीक्वेंस है, एक क्रम है कि नहीं। तो वो ये कहता है कि डीएनए पर जो नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रम होता है, उनके पास प्रोटीन श्रृंखला बनाने की सूचना होती है। देखो सुनिए, डीएनए किसका फॉर्मेशन करता है, एमआरएनए का, आरएनए बनाता है, और आरएनए किसको बनाता है बोलो, प्रोटीन को। तो प्रोटीन को बनाने की जो सूचना होगी वो डीएनए के इन किसके पास होती है, क्षार क्रमों के पास। किसके पास, तो इन्हीं क्षार क्रमों को हम क्या नाम से जानते हैं, आनुवांशिक कूट के या आनुवांशिक कोड के नाम से जानते हैं। अरे मैं इसको एक आनुवांशिक कोड कह सकता हूँ, यो मानो तुम तो समझ गए, ये आनुवांशिक कूट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, एक प्रोटीन श्रृंखला बनाने की क्या है, इसके पास सूचना है। अब सूचना का मतलब यह है कि यदि, अच्छा एक पॉइंट और मैं आपको बताऊं, एक शब्द है कोडोन। कोडोन एमआरएनए की श्रृंखला पर, अब ये एमआरएनए की श्रृंखला मान लीजिए, तो मैं इसको यू बना देता हूँ, यू है ना, थाइमिन के स्थान पे यू। अब ये एमआरएनए की श्रृंखला है, तो एमआरएनए की श्रृंखला पर 3 न्यूक्लियोटाइड का जो समूह होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड का, जैसे एयूजी दिख रहा है आपको, एयूजी, ठीक है, एयूजी, तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड का समूह है ना, 3 न्यूक्लियोटाइड का। तो इन 3 न्यूक्लियोटाइड के समूह को मैं क्या बोलूँगा, कोडोन। क्या बोलूँगा, तो कोडोन क्या है, एमआरएनए पर उपस्थित 3 न्यूक्लियोटाइड का समूह या 3 नाइट्रोजन क्षारकों का समूह क्या कहलाता है, कोडोन कहलाता है। और इस कोडोन के पास सूचना होती है कि तुझे किसी अमीनो अम्ल को जोड़ना है
मतलब देखो प्रोटीन किससे बनती है? अमीनो अम्ल से। अरे विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे ना, तभी तो क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। तो ये प्रोटीन बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? अमीनो अम्ल। तो प्रत्येक कोडॉन, अब कोडॉन क्या है? एमआरएनए पर पाए जाने वाले 3 नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम कौन है? कोडॉन। तो जो कोडॉन है ना, ये कोडॉन, इसके पास एक सूचना होती है या इसका एक विशिष्ट कार्य होता है कि ये अमीनो अम्ल को क्या करेगा? कोडित, यानी कि अमीनो अम्ल को अपने पास जोड़ेगा और डिफरेंट प्रकार के अमीनो अम्ल को जोड़कर ये क्या तैयार करेगा? प्रोटीन की श्रृंखला। क्या तैयार करेगा? तो कुल मिला के बात ये है कि प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? ये नाइट्रोजन क्षार हैं। कौन है ये? समझ गए? ये नाइट्रोजन क्षार ऐसे पदार्थ हैं यहाँ पर जो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं आनुवांशिक कूट या कोडॉन। अब देखो, कूट तो ये सभी हैं, लेकिन कोडॉन क्या है? जब 3 नाइट्रोजन क्षारकों का एक ग्रुप होगा ना, हम उसको क्या बोलते हैं? कोडॉन बोलते हैं। तो पहले तो ये सबसे पहले 2 डेफिनेशन है कि आनुवांशिक कूट किसे कहते हैं और कोडॉन किसे कहते हैं। तो डीएनए श्रृंखला पर उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों का वह क्रम जिस पर प्रोटीन श्रृंखला बनाने की क्या हो? सूचना हो, हम उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड बोलते हैं। और जो 3 नाइट्रोजन क्षारकों का ग्रुप होता है ना, हम उसको क्या बोलते हैं? कोडॉन। तो मोस्टली आपके कोडॉन मदद करते हैं प्रोटीन बनाने में। अभी जब हम ट्रांसलेशन की क्रिया पढ़ेंगे ना, अनुवादन की, अगला टॉपिक अनुवादन रहेगा, मतलब हम देखेंगे कि कैसे प्रोटीन बनती है, तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि ये कोडॉन कैसे काम करते हैं या इनके पास वो सूचना जो है वो कैसे निहित होती है। तो ये तो 2 डेफिनेशन थी। इसके बाद जो मोस्ट वन क्वेश्चन होता है जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा कि आनुवांशिक कूट की विशेषताएं। क्या पूछेगा वो आपसे? विशेषताएं। अब ये विशेषताओं वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि जो आपके आनुवांशिक कूट हैं या कोडॉन हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं वो समझाइए ना। तो सुनिए भाई, हमारी पूरे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, टोटल 20। हमारे शरीर में 20 अमीनो अम्ल होते हैं। उनमें से 10 तो ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हमेशा ही प्रेजेंट रहते हैं या हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं, लेकिन 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिन्हें हम भोजन से ग्रहण करते हैं। जो हम भोजन करते हैं ना, तो उस भोजन से हमें 10 अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं और 10 अमीनो अम्ल हमारी बॉडी के अंदर ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं या उनका निर्माण हमारा शरीर करता है। ठीक है, तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं। अब सुनना मेरी बात को, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल अलग अलग क्रम में जब जुड़ते हैं तो एक प्रोटीन का क्या करते हैं? निर्माण। भाई देखो, विभिन्न प्रकार की प्रोटीन बनाएंगे जब ही तो तुम अलग अलग प्रकार के एंजाइम बनेंगे। मैंने कहा था कि आपकी बॉडी में जितने भी एंजाइम हैं, जितने भी हार्मोन है, वो सब की सब कौन है? प्रोटीन है। कौन है वो? प्रोटीन। अब सुनिए, अब प्रोटीन बनाता कौन है? एमआरएनए पर उपस्थित ये कोडॉन। इनके पास क्या होती है? इनके पास एक सूचना होती है कि तुझे ये अमीनो अम्ल जोड़ना है, फिर दूसरा कोडॉन तुझे ये अमीनो अम्ल पकड़ना है, तुझे ये अमीनो अम्ल पकड़ना है। समझ रहे ना? तो इस प्रकार ये डिफरेंट प्रकार के अमीनो अम्ल को पकड़ पकड़ कर उन्हें एक क्रम में जोड़ते हैं और अलग अलग प्रकार की क्या बनवाएंगे? प्रोटीन बनवाएंगे। अरे पूरी प्रोटीन एक प्रकार की होगी क्या? सब एक जैसी होंगी तो एक ही एंजाइम बनेगा, लेकिन डिफरेंट प्रकार के एंजाइम हार्मोन बनते हैं तो उनमें जो अमीनो अम्ल का जुड़ने का क्रम है ना, वो डिफरेंट हो जाता है बस। और उनको जोड़ने का कार्य केवल कौन करते हैं? हमारे कोडॉन करते हैं। कौन करते हैं? कोडॉन। अब विशेषता याद करनी है तुमने, केवल इसकी जो विशेषता है ना, ये याद करनी है। यहाँ से इम्पोर्टेंट रूप से क्वेश्चन बन के आएगा आपके लिए। अब देखो कैसे कैसे विशेषताएं। वो ये कहता है कि हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में टोटल जो कोडॉन है वो है 64। कितने?
टोटल कोडोन कितने 64, और ये कैसे हुए त्रिक रूप में, कैसे रूप में, अच्छा त्रिक है कि नहीं बोलो, त्रिक है ना, क्योंकि 3 नाइट्रोजन क्षारों का समूह एक कोडोन है। और वो आपसे क्या पूछ रहा है कि आप कोडोन की विशेषता बताइए, क्या बतानी है आपको, कोडोन की विशेषता। तो कोडोन की विशेषता आप बताएंगे ना, तो आप बोलेंगे ना कि कोडोन तो कैसा होता है, त्रिक होता है, क्योंकि इसमें 3 नाइट्रोजन क्षार मिले हुए होते हैं, या 3 नाइट्रोजन क्षारों का ग्रुप है ये। तो मैं कह सकता हूँ कि कोडोन क्या होते हैं, त्रिक होते हैं। और ये कितने होते हैं 64, और हमारे कितने अमीनो अम्ल हैं बोलो 20 है ना। तो सुनिए, इन 64 में से 61 कोडोन तो ऐसे हैं जो अमीनो अम्ल पर कार्य करेंगे, अमीनो अम्ल पर। टोटल कितने कोडोन हैं 64, इनमें से कितने 61 कोडोन तो हमारे लिए काम करेंगे, लेकिन जो बचे हुए 3 है ना, वो हमारे लिए कोई काम नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये लिखाया है मैंने, आनुवांशिक कूट की या कोडोन की जो विशेषता है उनमें पहला पॉइंट है कि आनुवांशिक कूट होते हैं त्रिक होते हैं ना, और ये 64 होते हैं, जिनमें से 61 कोडोन तो अमीनो अम्ल को कोडित करेंगे, शेष 3 कोडित नहीं करते। ये इस प्रक्रिया को रोकने का कार्य करेंगे। अरे प्रोटीन की श्रृंखला बनेगी ना, प्रोटीन की श्रृंखला, वह श्रृंखलाएं रोकने के काम करेंगे ये तीनों कोडोन। इनके बारे में आगे बताऊंगा कौन कौन से हैं, समझ रहे ना, जिनसे हम समापन कोडोन बोलेंगे, ठीक है। तो पहली विशेषता ये है। अब सेकंड विशेषता सुनिए, सेकंड विशेषता वो ये कहता है कि एक कोडोन केवल एक अमीनो अम्ल पे काम करता है, एक अमीनो अम्ल पे। वो ये कहता है कि एक कोडोन है, जैसे मान लीजिए AUG है, कौन है AUG। अच्छा AUG एक सिंगल कोडोन ही तो है, सिंगल कोडोन है, तो वो ये पॉइंट कहता है इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछा गया था, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का, कि एक कोडोन केवल एक अमीनो अम्ल को कोडित करता है। अर्थात एक कोडोन के पास केवल एक अमीनो अम्ल को जोड़ने की क्या होती है, सूचना होती है बस, क्या तू केवल एक ही अमीनो अम्ल जोड़ेगा और 19 की 19 अमीनो अम्ल ने और कोई से जोड़ेंगे, समझ रहे ना बात है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आनुवांशिक जो कोडोन होते हैं वो असंदिग्ध और विशिष्ट होते हैं। कैसे होते हैं, विशिष्ट, यूनिक, स्पेसिफिक हैं। क्यों है विशिष्ट, क्योंकि एक कोडोन केवल कितने अमीनो अम्ल को कोडित कर रहा है, एक को। तो यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि आनुवांशिक कूट असंदिग्ध व विशिष्ट होते हैं क्यों, ऐसे क्वेश्चन बना था बोर्ड एग्जाम में। तो आंसर क्या करेंगे तुम इसका बोलो, कि एक कोडोन केवल एक ही अमीनो अम्ल को कोडित करता है, इस वजह से आनुवांशिक कोड कैसे होते हैं, असंदिग्ध व विशिष्ट होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, 2 पॉइंट समझ में आ गए, विशेषता चल रही है ये। देखो आनुवांशिक कोडोन कैसे हैं, त्रिक हैं, बोलो हैं कि ना है। 64 इनमें से 61 तो क्या करेंगे, अमीनो अम्ल को कोडित करेंगे, और 3 या प्रक्रिया रोकने को काम करेंगे, समझ गए। नेक्स्ट, एक कोडोन केवल एक ही अमीनो अम्ल को कोडित करता है। जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल दूं कि AUG नाम का कोडोन है ना, AUG नाम का कोडोन, AUG, ये केवल मैथियोनीन नाम का अमीनो अम्ल होता है। मैथियोनीन नाम का एक अमीनो अम्ल होता है, केवल ये उसी को कोडित कर सकता है, कौन, AUG, और किसी भी अमीनो अम्ल को ये कोडित नहीं कर सकता। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि कोडोन असंदिग्ध और कैसे हैं, विशिष्ट हैं। तो ये 2 विशेषता। तीसरी विशेषता ये कहता है कि एक अमीनो अम्ल जरूरी नहीं है कि एक ही आनुवांशिक कूट से कोडित हो, ये एक से अधिक कोडोन देखो
इन दोनों पॉइंटों में अंतर समझो आप, दोनों पॉइंटों में। वो ये कहता है कि कोडोन तो एक अमीनो अम्ल को कोडित कर सकता है, सिंगल को, इसलिए तो ये विशिष्ट है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अमीनो अम्ल एक ही कोडोन से कोडित हो। कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो एक से अधिक कोडोन से भी कोडित हो जाते हैं। अंतर है इन दोनों में। देखो मेथियोनिन नाम को अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल है ना, ये तो केवल किससे कोडित हो रहा है, केवल सिंगल थे। लेकिन कुछ अमीनो अम्ल ऐसे भी होते हैं जो एक से ज़्यादा कोडोन से क्या होंगे, कोडित होंगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है आर्जिनिन। आर्जिनिन नाम का एक है अमीनो अम्ल, ठीक है, अमीनो अम्ल है आर्जिनिन नाम का। तो ये 6 कोडोन से कोडित होगा, 6 कोडोन से। कितने कोडोन से? 6 कोडोन से, समझ गए। तो इसलिए ये जो आनुवांशिक कूट है ना, वो अपहासित होते हैं। कैसे होते हैं? अपहासित। अब क्वेश्चन वो ऐसे भी तो कह सके कि आनुवांशिक कूट अपहासित होते हैं, क्यों? तो आंसर क्या रहेगा आपका? आंसर रहेगा कि कुछ अमीनो अम्ल एक से अधिक कोडोनों से कोडित होते हैं, अतः हमारे आनुवांशिक कूट कैसे होते हैं? डीजनरेट, यानी कि अपहासित होते हैं। तो ये तीसरी विशेषता है। ये तो है विशिष्ट वाला और ये है अपहासित वाला। तो आपसे दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये तो पूछ लिया गया है कि आनुवांशिक कूट विशिष्ट क्यों होते हैं, तो आंसर क्या रहेगा कि एक अमीन या एक कोडोन केवल एक ही अमीनो अम्ल को कोडित करता है, अतः ये कैसे होते हैं? असंदिग्ध व विशिष्ट होते हैं। और यदि वो आपसे पूछ ले कि आनुवांशिक कूट अपहासित होते हैं, तब आप क्या बोलेंगे कि कुछ अमीनो अम्ल एक से अधिक कोडोनों से क्या हो जाते हैं? कोडित हो जाते हैं। यानी कि कुछ अमीनो अम्ल को जोड़ने के लिए एक से ज़्यादा कोडोन को क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। तो ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 3 विशेषता हो गई। दिख रहा है क्या वीडियो में? और कहाँ तक दिख रहा है? नीचे जगह है अभी? है 1 लाइन की? चलो देना, इस डस्टर को दिलाना। तो 3 विशेषताएं तो हो गई इसकी। ये विशेषताएं आपको याद करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट सुनिए भाई, AUG। अच्छा, AUG नाम का कोडोन है, कोडोन था ना AUG। अरे AUG कौन है? ये कोडोन ही तो है। तो इसका काम सुनिए। AUG एक ऐसा कोडोन है जो डबल कार्य करता है, दोहरा कार्य। अब दोहरा कार्य कैसे? देखो, एक तो ये प्रारंभिक कोडोन है, ध्यान से सुनना इसको। एक तो ये प्रारंभिक कोडोन है और दूसरा कार्य इसका ये है कि ये मेथियोनिन नाम के अमीनो अम्ल को क्या करता है? कोडित करता है। अब बोलो 2 कार्य है गया कि प्रारंभिक कोडोन क्यों बोल रहा हूँ यहाँ? तो जरा सुनिए। प्रारंभिक कोडोन इसलिए बोलते हैं कि जब भी प्रोटीन की श्रृंखला बनवो स्टार्ट होगी ना, तो सबसे पहला जो अमीनो अम्ल जुड़ेगा उसमें, वो कौन सा जुड़ेगा? मेथियोनिन। कौन सा? तो सबसे पहला ऐसा कौन सा कोडोन है जो प्रोटीन की श्रृंखला को स्टार्ट कर रहा है? तो AUG है। कौन है? तो मैं यहाँ AUG ते प्रारंभिक कोडोन ना कह सकूं? कह सकते ना प्रारंभिक कोडोन। ये कौन से अमीनो अम्ल को कोडित करता है? मेथियोनिन को। ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो 4 विशेषताएं गई कि AUG एक तो प्रारंभिक कोडोन की तरह काम करे, और ये कौन से अमीनो अम्ल को कोडित करता है? मेथियोनिन को। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे कोडोन जो हमारा AUG नाम का कोडोन है, वो दोहरे रूप से कार्य करता है। एक तो प्रारंभिक की तरह काम करेगा और एक हमारे लिए क्या करेगा? मेथियोनिन नाम के अमीनो अम्ल को कोडित करेगा, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो कोडोन होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। कैसे होते हैं? अब या हुए तो क्वेश्चन के रूप में दे सके कि कोडोन सार्वभौमिक होते हैं। क्यों?
रीजन पूछ लेगो तो सुनिए, जीवाणु से लेकर मनुष्य तक, कुल मिला के बात ये जितने भी सजीव है ना उन सब की बात कर रहा है। जीवाणु से लेकर मानव तक जो ये आनुवांशिक कोडोन होते हैं ना, ये सभी सजीवों में कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो मैं आते क्या बोल सकता हूँ कि आनुवांशिक कोडोन कैसे हैं, सार्वभौमिक, मतलब हर जीव में पाए जाएंगे ये आनुवांशिक कोडोन। ठीक है, जैसे इनमें एक ट्रिपल यू नाम को कौन है, अभी बताओ, कोडोन है, कौन है? अरे 3 नाइट्रोजन क्षारकों समूह मिल जाए ना, समझ लो वो कौन है, कोडोन। ठीक है, तो ट्रिपल यू एक कोडोन है गो। तो ट्रिपल यू एक ऐसा कोडोन है जो फेनाइल एलिनीन नाम के अमीनो अम्ल को कोडित करता है। सुनिए, यदि ये कोडोन जीवाणु में है तो उस जीवाणु के अंदर भी ये इसी को कोडित करेगा, इसी अमीनो अम्ल को, और यदि मानव में है तो उसमें भी इसी अमीनो अम्ल को कोडित करेगा। एक बात बताओ, एक कोडोन सेम काम तो जीवाणु में कर रहा है और सेम काम मानव में कर रहा है, तो हम यूँ कह सकते हैं ना कि हमारे जो कोडोन है वो कैसे हैं, सार्वभौमिक हैं। मतलब जीवाणु से लेकर मनुष्य तक के जो कोडोन है वो सब एक जैसे हैं। कैसे हैं वे, या एक जैसा कार्य करते हैं सभी में, तो इसलिए हमारे जो कोडोन है वो कैसे हैं, सार्वभौमिक हैं। अरे आप विशेषता ही तो पढ़ रहे हैं इनकी, विशेषताओं से क्वेश्चन पूछता है आपसे वो कि कोडोन की विशेषता बताओ। तो कोडोन की विशेषता हमने देखी कि साहब एक तो कोडोन त्रिक होगा, त्रिक रूप में रे के नारे बोलो। कोडोन साहब अपहासित हुए। अब अपहासित को मतलब कि एक अमीनो अम्ल का एक अमीनो अम्ल एक से अधिक कोडोन से कोडित होता है, इसलिए आनुवांशिक कूट अपहासित होते हैं। मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके आनुवांशिक कूट असंदिग्ध व विशिष्ट हैं, आप बोलेंगे साहब एक कोडोन केवल एक ही अमीनो अम्ल को कोडित कर सकता है, तो इसलिए असंदिग्ध और कैसे हैं, विशिष्ट हैं। फिर आप बोलेंगे कोडोन कैसे हो सकते हैं, सार्वभौमिक। रीजन, क्योंकि जीवाणु से लेकर मनुष्य तक सब के सब ये समान कार्य करेंगे। एक एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ट्रिपल यू नाम को एक कोडोन है, ये वही अमीनो अम्ल तो जीवाणु में कोडित करेगा और सेम अमीनो अम्ल को मानव में कोडित करेगा। तो बोलो इसका कार्य जीवाणु से लेकर मनुष्य तक सब में समान है ना, तो मैं कोडोन को क्या कह सकता हूँ, सार्वभौमिक कह सकें। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब हर कोडोन बराबर काम नहीं करेगा। अरे भाई हर कोडोन यदि पूरे अमीनो अम्ल कोडित करेगा जीवाणु में, तो वह जीवाणु में पूरी प्रोटीन्स वगैरह बन जाएंगी। अब हम में और उनमें अंतर है ना। अरे उनमें कोई हार्मोन थोड़ी रेंगे, कोई ऐसे हार्मोन रेंगे का हमारी तरह, है ना। तो स्पेशल हैं, मतलब कुछ ऐसे कोडोन हैं जो सेम काम हमारे अंदर करेंगे तो सेम काम उनके अंदर करेंगे। तो वहाँ को एग्जाम्पल बता दियो मैंने तुम्हारे काज। जैसे ट्रिपल यू नाम को कोडोन है, ये एक फिनाइल एलिनीन नाम को कोडित करता है, तो सेम काम हमारे अंदर और सेम काम कौन के अंदर है, आपको जीवाणु के अंदर, तो ये सार्वभौमिक हैं। AUG कैसा कोडोन है बोलो, प्रारंभिक कोडोन। कैसा है, और ये दोहरे रूप में काम करता है। कैसे, एक तो ये प्रारंभिक की तरह काम आ रहा है और एक मेथियोनिन नाम के अमीनो अम्ल को कोडित भी करता है। तो 2 काम है आके AUG के, याद रखना AUG बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, जो कोडोन होते हैं ना, कोडोन, इनने तुम लगातार पढ़ सकें, क्या कर सकें, लगातार पढ़ा जा सकता है इनको, तो मैं कह सकता हूं ये कॉमा रहित होते हैं। कैसे रहते हैं भाई, कॉमा रहित। तो ये विशेषता ही तो है गई। अरे इन्हें तुम लगातार ना पढ़ सके, ऐसे देखो, देखो यूं, समझ रहे, इनमें कहीं भी कोई कॉमा है का, कोई स्टॉपेज है का इनमें कोडोन के बीच में, लगातार पढ़ सके ना, इन्हें हम ना पढ़ सकें, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे जो कोडोन होते हैं ना वो कॉमा रहित होते हैं। कैसे होते हैं, अतः इनको शुरू से लेके अंत तक कैसे पढ़ सकें तुम, लगातार पढ़ सकें ना। AUG CG UA लगातार ना पढ़ रहे ना, तो ये भी हमारे कोडोन की क्या है, विशेषता है। ठीक है। एक लास्ट पॉइंट सुनिए,
जो आपके कोडोन है 3, वो हैं समापन कोडोन। इनके सुन लो, UAA, UAG और UGA। ध्यान से सुनना इन तीनों को। मैंने कहा था ना 61 तो कोडित करेंगे, मतलब काम करेंगे तुम्हारे काजे, और शेष 3 क्या करेंगे, प्रक्रियाएं समाप्त करने के काम आएंगे। अरे प्रोटीन संश्लेषण है, स्टार्ट तो कर रहे हो कौन, स्टार्ट, और समापन कौन करवावेगो, ये 3। इनमें से कोई सो यदि कोडोन आ जाएगो ना, तो उसी जगह पे तुम्हारी प्रोटीन की प्रक्रिया रुक जाएगी, प्रोटीन संश्लेषण की। तो इनको आप कौन से कोडोन कह सकें, समापन कोडोन। कौन से कोडोन, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये समापन कोडोन है, इनके एग्जाम्पल याद करो, और प्रारंभिक कोडोन AUG है, उसके एग्जाम्पल याद करो, समझ गए। तो ये विशेषताएं तुम्हारे किसकी भाई, कोडोन की, ये तुम्हें याद करनी है। यहाँ से 100% इम्पोर्टेंट रूप से क्वेश्चन आता है कि आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी विशेषताएं समझाइए। तो ये 6-7 या की विशेषताएं आनुवांशिक कूट की, ठीक है, पढ़नी पड़ेंगी तुमने। या हमको ऐसा कंसेप्ट तो उतना है कि कंसेप्ट तुम यहाँ समझ लेंगे, ये तुमने याद ही करनी पड़ेंगी विशेषताएं तो, ठीक है। अब पढ़ो इन्हें एक बार, सभी पढ़ें, फिर पूछूंगा मैं इसको। अनुलेखन इकाई पूछ रहा हूं मैं, क्वेश्चन के मतलब समझे करो। अनुलेखन इकाई में प्रक्रिया चलेगी क्या?
अब सुनिए भाई, देखो एक क्वेश्चन तो लाला, एक क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन गया। यही क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि आनुवांशिक कूट की विशेषताएं समझाओ, तो तुमने ये 6-7 विशेषता याद करनी है और इनमें तो एक एक नंबर को क्वेश्चन बन जाए, समझ रहे ना, तो तुम इन पर स्पेशल ध्यान दियो। अरे वो आपसे पूछ लेगा, 3 क्वेश्चन बना सके, 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि आनुवांशिक कूट असंदिग्ध व विशिष्ट होते हैं क्यों, पहला क्वेश्चन। सेकंड, आनुवांशिक कूट अपहासित होते हैं क्यों। तीसरा क्वेश्चन, आनुवांशिक कूट सार्वभौमिक होते हैं क्यों। ये 3 क्वेश्चन याते बन सकें शॉर्ट टाइप में, 3 क्वेश्चन, ठीक है, समझ रहे ना। एक एक नंबर के क्वेश्चन ना निकलेंगे क्या यहाँ में थे, क्योंकि उसने बोर्ड एग्जाम में दे चुका है ये क्वेश्चन, यहाँ से संभावना नहीं है, आ चुका है क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका आनुवांशिक कूट की विशेषताओं वाला। अब सुनो, अब नेक्स्ट है टीआरएनए की संरचना। देखो हमारे पास आरएनए 3 प्रकार के हैं, एक तो होता है आरआरएनए, एक होता है टीआरएनए और एक होता है एमआरएनए, ठीक है। तो टीआरएनए का केवल, अब तुमसे एग्जाम में ना पूछो जाओ, बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तुमसे आकी संरचना ना पूछी जाए कि टीआरएनए की संरचना समझाओ, ठीक है, लेकिन टीआरएनए की संरचना को समझना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि कल का जो टॉपिक चलेगा ना जिसमें हम अनुवादन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन, उसमें हेल्प करेगा आपका टीआरएनए की संरचना। तो एक बार देख लीजिए इसको, केवल एक टीआरएनए जो अणु होता है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं भाई। सुनो, टीआरएनए होता है ना, टीआरएनए, तो एक रॉबर्ट हॉली नाम के साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक, उन्होंने जब टीआरएनए की संरचना को देखा तो उन्होंने इसको एक क्लोवर लीफ की संज्ञा नाम दिया कि भाई इसकी जो संरचना है ना वो क्लोवर पत्ती जैसी लगती है। एक क्लोवर प्लांट है, उसकी पत्ती के जैसा ये दिखाई देता है और उल्टे एल आकृति का होता है। कैसा होता है? देखो ये तो उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया था, मॉडल, लेकिन इसकी हम वास्तविक संरचना को देखते हैं ना तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, ऐसे ऐसे कुंडलित सा होता है ना, और ऐसे ऐसे कुंडलित होता है, ऐसे, समझ रहे हैं। अब ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको? उल्टी एल आकृति का। कैसी आकृति का है ना। तो जब इसने क्लोवर लीफ मॉडल प्रस्तुत किया था ना रॉबर्ट हॉली ने, तो इसका डायग्राम आपको ऐसे समझना है, ध्यान सुनना। यह एक टीआरएनए अणु है। इस टीआरएनए अणु की 4 आर्म आपको दिखाई दे रही है, 4 भुजा, 4 भुजा दिखाई दे रही है ना। तो ये जो ऊपर की भुजा है इसको आप बोलते हैं ग्राही भुजा। कौन सी भुजा है ये? ग्राही भुजा। इस ग्राही भुजा के जो अपोजिट भुजा आपको दिख रही है ये वाली, इसको आप बोलते हैं एंटीकोडोन भुजा। एंटीकोडोन यानी कि, ठीक है, प्रतिकोडोन भुजा थे कह सकें। एंटीकोडोन भुजा, ये 2 भुजाएं गई। ये तीसरी भुजा है, इसको आप बोल सकते हैं टी साइंसी भुजा, टी साइंसी। और जो इधर वाली चौथी भुजा है ना, इसको आप डाईहाइड्रोयूरिडिन यानी कि DHU भुजा बोल सकते हैं। अरे टीआरएनए की संरचना लिखा रखी है मैंने नोट्सों में, ठीक है, लिखा रखी है। तो सुनिए, आपको केवल ये डायग्राम समझना है बस, कि एक जो टीआरएनए अणु होता है, टीआरएनए अणु, उसके पास 4 प्रकार की भुजाएं होती हैं। एक होती है ग्राही भुजा, उसके जस्ट अपोजिट होती है प्रतिकोडोन भुजा, एक होती है टी साइंसी भुजा और एक होती है DHU भुजा। ये 4 भुजाएं होती हैं किसी भी टीआरएनए में, है ना।
अब इनका काम सुनो क्या होता है। जो सबसे पहली है ग्राही भुजा, जिसको आप असेप्टर आर्म बोलते हैं ना, इस पे किसी भी प्रकार का लूप नहीं होता, आप इसको लूप कहते हैं। ये लूप है, लूप क्या है ये? एक बात मुझे बताओ, क्या आपको ग्राही भुजा पे लूप दिखाई दे रहा है? नहीं है ना। तो ये मैं कह सकता हूँ कि इस भुजा पर लूप, ये भुजा लूप रहित होती है, या लूप का इस पर क्या होता है? अभाव होता है। लेकिन यहाँ 3 और 5, ये 5वां सिरा, ये तीसरा सिरा, ये सिरे इस पर प्रेजेंट होते हैं ना, 5' और 3'। 5, अरे 5 और 3 सिरे प्रेजेंट है यहाँ पे। आरएनए या आरएनए की श्रृंखला पे प्रेजेंट नहीं होंगे, सब पे रहना 5 और 3 तो। अरे डीएनए वो आरएनए वो सब पे रहेंगे ये, तो इस पर लूप तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं? सिरे होते हैं, 5' और 3'। अब इम्पोर्टेंट बात, इसका जो 3rd प्राइम होता है ना, उस पर 3 नाइट्रोजन क्षारकों का समूह होता है, और उस समूह को बोलते हैं हम CCA। क्या बोलते हैं? CCA, नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रम। कौन से सिरे की तरफ पाया जाता है? तीसरे सिरे की तरफ। अरे ये रहा 3rd सिरा, क्वेश्चन है ये। एक तो 5वां सिरा है, और एक कौन सा है? भुजा तो ग्राही भुजा है, लेकिन ग्राही भुजा के 3rd सिरे पर किसका समूह होता है? नाइट्रोजन क्षारकों का। और वो कौन सा समूह है? CCA। कौन सा है? CCA, नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम है। इंपॉर्टेंट है ये, इसका काम है, जिसके बारे में कल आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये CCA क्यों है। ठीक है, ये जो CCA क्षारकों का अनुक्रम है ना, इसमें आपको ऊपर ही ऊपर एडेनिन दिख रहा है, एडेनिन नाम को क्षारक्रम है ना, ये वो क्षारक्रम है जो किसी अमीनो अम्ल को जोड़ने का कार्य करतेगा। किसको जोड़ने का काम करेगा? तो कोई भी अमीनो अम्ल जब tRNA से जुड़ता है तो कौन से सिरे पर जुड़ेगा? 3rd सिरे पे। और कौन से क्षारक थे? एडेनिन क्षारक थे। कौन थे? अब यह कल बताऊंगा मैं क्यों जुड़ना आवश्यक है और क्यों इसको जोड़ता है, कल का टॉपिक है ना, फिलहाल इतना समझ लीजिए इसको। तो मैं इसको अमीनो अम्ल भुजा भी कह सकता हूँ, क्योंकि ये वो भुजा है जिससे कौन जुड़ता है? अमीनो अम्ल। तो मैं इस ग्राही भुजा को अमीनो अम्ल भुजा भी तो कह सकता हूँ, समझ गए? तो इतना पॉइंट मैंने आपको ग्राही भुजा में लिखाया है। अब नेक्स्ट है एंटीकोडॉन। ये प्रतिकोडॉन भुजा आपको दिख रही है, ये ऐसी भुजा है जो ग्राही भुजा के अपोजिट रहेगी, विपरीत साइड में रहेगी, और इस पर नीचे की तरफ 3 नाइट्रोजन क्षारकों का समूह होता है, जिसको आप कोडोन ना कह सकें। अरे 3 क्षारक्रम थे, क्या बोल सकते हैं आप? कोडोन। क्या बोल सकते हैं? कोडोन। अब जो ये कोडोन है ना, ये पता है क्या काम करते हैं? सुनो मेरी बात। जैसे ये तुम्हारा mRNA है, कौन है? तो mRNA पे भी तो कोडोन होते हैं, और प्रारंभिक कोडोन कौन सा है? AUG। तो मैं मान लीजिए AUG कोडोन मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया है ना। तो tRNA पता है क्या करता है? अच्छा, प्रोटीन की श्रृंखला बनाने में mRNA हेल्प करता है, और प्रोटीन बनती है किससे? अमीनो एसिड से। किससे? तो सुनो मेरी बात, आपका tRNA किसको जोड़कर लेके आएगा? बोलो, अमीनो अम्ल को। tRNA अमीनो अम्ल को पकड़ कर लाते हैं किसके पास? mRNA के पास। किसके पास? तो जब कोई tRNA किसी अमीनो अम्ल को पकड़कर लेके आएगा ना mRNA के पास, तो इसको बैठने के लिए स्थान चाहिए। किसको? tRNA को। तो बैठने के लिए जो प्रारंभिक स्थान है ना, वो कौन सा कोडोन है mRNA पे? AUG है। तो AUG ते जुड़वे का जाए, इस पे बैठवे का जाए, इस पे आके पूरक क्षारक्रम होना चाहिए ना। अरे वो नाइट्रोजन क्षारक्रम होना चाहिए ना जो आते बंद बना ले। तो कौन सा क्षारक्रम होना चाहिए बताओ यहाँ पे? अरे ए ते कौन जुड़ा है? यू जुड़े। अरे RNA ही, DNA नहीं है। DNA होता तो मैं T लिखता यहाँ पे, थाइमिन। तो ए ते जुड़वे का जी यहाँ पे U होना चाहिए, U ते जुड़वे का जी यहाँ पे कौन होना चाहिए? A। और G ते जुड़वे का जी यहाँ पे कौन होना चाहिए? C। अरे
कंसेप्ट क्लियर ना है, पढ़े ना है ना छोरा तुम। ग्वाइनिन कौन ते जुड़े हमेशा, साइटोसिन ते ना जुड़ेगा। तो जब यहाँ पे जी है तो यहाँ पे कौन होना चाहिए, साइटोसिन है ना, सी। समझ गए। तो या कोडोन ते तुम एंटी कोडोन ना कह सकें। अरे एंटी कोडोन कौन को एंटी है, वो AUG को है। समझ गए। इसलिए उस भुजा को हम कौन सी भुजा के नाम से जानेंगे, प्रतिकोडोन या एंटी कोडोन। तो ये 3 यहाँ में नाइट्रोजन क्षारकों समूह को अब यहाँ पे आराम से बंद बना के बैठ सके ना TRNA। अब ई प्रक्रिया कल काम देगी तुम्हारे, ठीक है, कल यहाँ समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो ये एंटी कोडोन भुजा है। ये टी साइन सी भुजा है जो राइबोसोम में जोड़वे को काम करेगी, टी साइन सी। और ये DHU भुजा है जो एंजाइम में जोड़वे को काम करेंगी। इनके बारे में कल डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल का इम्पोर्टेंट टॉपिक है